हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को, जो कि भी सब्जेक्ट रहेगा आपका विज्ञान का। ये आपका 25 अंक का पेपर होता है और 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले भी हमने आपको सभी सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर इसी चैनल पर दे दिए हैं, तो सभी अभ्यर्थी मॉडल पेपर को जाकर जरूर देख लें, वीडियोस को देख लें, सारी क्लासेस को अटेंड कर लें, ताकि परीक्षाओं की आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। और नेक्स्ट मंथ आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं, तो ये आपका विज्ञान साइंस का पेपर है, जो कि थर्ड पेपर होता है। इसमें सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो आप बताएंगे कि जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। लाइकेन क्या होता है? जहाँ पर लाइकेन की मात्रा बढ़ती है वहाँ पर वायु प्रदूषण क्या होता है? बढ़ता है। ये वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन का जो निर्माण है वो कवक और शैवाल के मिलने से होता है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कवक और शैवाल मिलकर आपस में लाइकेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए लाइकेन आपको करना है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, और उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कहाँ से डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। प्रश्न संख्या 2, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी? ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मारे गए थे। गैस का रिसाव हो गया था एक फैक्ट्री में या कारखाने के अंदर, और उस गैस का जो नाम था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इस गैस का क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या फिर पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि जो पर्यावरण दिवस है, ठीक है, इन्वायरमेंट डे, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? तो आप बताएंगे कि ध्वनि की जो तीव्रता है तो वो डेसिबल में मापी जाती है। किस में? डेसिबल में, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो डेसिबल। क्या है? डेसिबल, ठीक है। आप लगाएंगे डेसिबल, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या है 5, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप को यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। तो एक जो हेल्थी जो मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, ठीक है, उसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 98.98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं। अगर सेंटीग्रेड में आपसे पूछा है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी बात पर हम आपको बता दे रहे हैं कि आप इस PDF फाइल मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लेकिन उससे पहले आपको जाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और वहीं पर आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, जहाँ पर सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और वहाँ पर आपको इस क्लास के मॉडल पेपर की जो PDF फाइल है वो आसानी से मिल जाएगी। और जितने भी प्रीवियस मॉडल पेपर आपको दिए हों सभी की PDF फाइल मिलेगी, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फटाफट जाइए, यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। प्रश्न संख्या 6, जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया है उस विज्ञान के जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान के जनक किससे कहा जाता है? तो आप बताएंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जीवाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में आपने पढ़ाई होगा। जीवाणु विज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक। प्रश्न संख्या 7, सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी कौन सी है? ऐसा यहाँ पर जीव कौन सा है जिसमें सरीसृप और पक्षी दोनों के ही जो गुण है वो विद्यमान होते हैं? तो आप बताएंगे आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। इसका नाम आपने सुना होगा। सरीसृप और पक्षियों के बीच की जो कड़ी है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। इसी तरह से आपने सुना होगा सजीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? वो है आपका विषाणु, ठीक है। कौन है भैया? विषाणु, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी आपको पता होना चाहिए, वो है आपका विषाणु। और विषाणु को ही आप क्या बोलते हैं? वायरस, ठीक है। ये क्या है? ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के ही गुण यानी कि जो कैरेक्टर, जो लक्षण हैं वो पाए जाते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर पूछा क्या है, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी, तो आप बताएंगे आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है अब आपके सामने स्क्रीन पर पूछा रहा है पॉलीथीन कैसे बनता है, तो बता देंगे एथिलीन, ठीक है, C2H2 को उच्च ताप और उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप आपकी जो पॉलीथीन यानी कि जो प्लास्टिक है वो बनाई जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो आदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं, जिसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं उन्हें हम आदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिसकी मेज हो गई भैया, इससे प्रकाश रोशनी नहीं निकल सकती है। फैन, पंखा हो गया, दर्पण यानी कि शीशा हो गया, किताब, पुस्तक, टेबल, ठीक है, कलम, पेन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, यानी कि इनसे रोशनी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, और जिन वस्तुओं से या जिन चीज़ों से रोशनी उत्पन्न हो जाए उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि कुक्कुट पालन, कौन सा पालन, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन किया जाता है, तो बताएंगे कि कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी का पालन किया जाता है। ठीक है, मुर्गी का जो पालन है वो कुक्कुट पालन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन को कुक्कुट पालन भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है एड्स का पूरा नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिख दीजिए। तो एड्स की जो फुल फॉर्म है सबसे पहले इंग्लिश में आप देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स किस वायरस के द्वारा फैलता है, तो आप बचाएंगे कि HIV वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, कौन सा, HIV वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, और हिंदी में इसे कहेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, इसे आप हिंदी में बोलेंगे एड्स की फुल फॉर्म को। ठीक है, और यदि इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो आप कहेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यहाँ एक्वायर्ड है यहाँ पर आप लिख देंगे केवल ह्यूमन। ठीक है, बाकी इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम की जगह आप लिख देंगे वायरस, तो ये HIV की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको बताइए, लघु उत्तरीय प्रश्न में अब हम पहुंच चुके हैं, तो आप बहुत ध्यान से यहाँ पर क्लास को अटेंड कीजिएगा। प्रश्न संख्या आपका 12, मधुमेह डायबिटीज़ के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए। तो मधुमेह के रोगियों को जो खान पान और जीवन शैली इसमें पर्याप्त परिवर्तन करने चाहिए, जिसकी धूम्रपान यानी कि जो यहाँ पर आदतें हैं, गलत आदतें, इन्हें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सिरे से नकार देना चाहिए। जो धूम्रपान है, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह की जो गलत हरकतें हैं वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। ठीक है, सुकून भरी। इसके अलावा शारीरिक व्यायाम करना चाहिए लगभग 150 मिनट प्रति सप्ताह। ठीक है, आहार में आपको करेला, जौ, गेहूँ, लहसुन, जामुन आदि का अवश्य सेवन कर लेना चाहिए। एरोबिक्स से तैराकी, जिम्नास्टिक और तेज चलने को जीवन शैली में शामिल कर लेना चाहिए। नियमित ग्लूकोज स्तर की आपको लगातार जांच भी करते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका 13, हरित क्रांति से आपका क्या अभिप्राय। तो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के उद्देश्य से अपनाया गया कार्यक्रम हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। अतः हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि, तकनीकी सुधार से इसमें कृषि उत्पादकता वृद्धि को लक्ष्य बनाया गया। वहीं उत्पादन की परंपरागत तकनीक में भी परिवर्तन के प्रयास किए गए। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता माना जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जो पिता है वो माना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब क्या है, इसे आपको स्पष्ट करना है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, पृथ्वी चारों तरफ से घिरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का ये आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है वह दाब बहुमंडलीय दाब कहलाता है। उदाहरण, एक रबर चूसक लेकर इसे मेज की चिकनी सतह पर रखें, इसे नीचे की ओर दबाकर छोड़ दें। अब इसे ऊपर की ओर खींचने में जो कठिनाई होती है क्योंकि अंदर की कुछ वायु बाहर निकल जाती है, वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर से वायु दाब पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसे ऊपर खींचना कठिन हो जाता है। आपने देखा भी होगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्लास को शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि बताइए उच्च रक्तचाप बीमारी क्या है। ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसके क्या क्या कारण है। उच्च रक्तचाप, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, तो बताया जा रहा है यहाँ पर उच्च रक्तदाब। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हृदय के संकुचन यानी कि सिस्टोल के दौरान निलय संकुचित होते हैं और रक्त को बलपूर्वक धमनियों में प्रवाहित करते हैं। ये धमनियाँ रक्त को शरीर में ले जाती हैं। धमनियों में बहुत बहता हुआ रक्त उसकी लचीली दीवारों पर दबाव डालता है, इसी को रक्त दाब कहते हैं। निलयों के संकुचन के समय रक्त का दाब ज़्यादा ऊपर होता है, इसे सिस्टोली दाब
या प्रकुंचन दाब कहते हैं। जब नीलियों में शीतलन होता है तब ये दाब घट जाता है। इससे कम दाब को डायस्टोली दाब या अनुशीतलन दाब कहते हैं। आराम की अवस्था में एक वयस्क के हृदय का दाब 120/80 mmHg होता है, अर्थात प्रकुंचन दाब पारे के 120 मिमी स्तंभ द्वारा बने दाब तथा अनुशीतलन दाब पारे के 80 मिली स्तंभ द्वारा बने दाब के बराबर होता है। जब किसी व्यक्ति में दोनों ही दाब अधिक हो जाते हैं, जैसे 180/110 या 160/100, ये स्थिति उच्च रक्तदाब भी कहलाती है। इसे नियम, संयम, व्यायाम, सही भोजन तथा औषधियों से नियंत्रण में रखा जा सकता है। प्रश्न संख्या आपका 16, गोलीय दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। तो गोलीय दर्पण के 5 उपयोग आप बता सकते हैं। यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर कलई पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए तो ये दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट के एक और कलई कर दी जाए तो बस समतल दर्पण बन जाता है। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसकी एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण बन जाता है। यदि खोखले गोले के कटे भाग के उभरे हुए पृष्ठ अर्थात उत्तल पृष्ठ पर कलई की जाए तो वह अवतल दर्पण बनता है। यदि हम खोखले गोले के कटे भाग के धंसे हुए पृष्ठ अर्थात अवतल पृष्ठ पर कलई करें तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। तो इस तरह से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो विज्ञान के नियमों सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानविक में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। आज प्रौद्योगिकी की ही देन है, ठीक है, कि कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे देश विदेश के खबरों को हम चंद मिनटों में जान लेते हैं। ये बात कही जाती है कि विज्ञापन ने प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। प्रश्न संख्या है आपका 18, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। तो प्राकृतिक संपदा क्या है, इसे आप किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक संसाधन पदार्थ हैं जो अपने अपसारित मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। इसके अलावा नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, दो तरह की प्राकृतिक संपदा होती हैं। उपाय बताए गए हैं यहाँ पर संरक्षण के। प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन पर इस प्रावलंबी तथा परस्पर प्रभाव उत्पादक होते हैं। अतः एक का ह्रास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे आधुनिक समाप्त करना, ठीक है, अदूरदर्शिता है। सीमित परिणाम वाली संपदा कोयला और पेट्रोलियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और यहाँ पर आपका मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है ऐसे में। तो यहाँ पर आपके जो आंसर की वो आपको देखने के लिए मिल रही है। अब आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और लगातार क्लास को अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।